Hello everyone. Today our topic is material losses. In this topic we talk about what is the material losses, how to material losses and what is the treatment of material losses. material लॉस क्या होता है, किस तरह से material लॉस होता है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं. तो देन वी टॉक अबाउट द material losses. material लॉस वो होता है कि जब आप परचेज रिक्वायरमेंट्स करते हो फॉर द प्रोडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल की, जो आपका स्टॉक में मटेरियल बैलेंस है उसके बेसिस पे आपको कितने मटेरियल की नेसेसिटी है उसकी परचेज रिक्वायरमेंट भेजते हो. तो उस परचेज रिक्वायरमेंट भेजने के बाद जब आप मटेरियल परचेज करते हो, प्रोडक्शन हाउस भेजते हो, फिर प्रोडक्शन हाउस भेजने के बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर कस्टमर के पास जाता है. तो इस बीच कई प्रकार का लॉस होता है, जिसे नॉर्मल हम तरीके से कहेंगे नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस. उसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में बांटा है. तो मोस्टली इन दिस टॉपिक वी टॉक अबाउट मटेरियल लॉस. तो वेस्टेज, स्क्रैप एंड स्पॉइल एंड डिफेक्टिव. तो आपका जो मटेरियल लॉस होता है वो मेनली वेस्टेज, स्क्रैप और स्पॉइल और डिफेक्टिव तरह का. तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और इन चारों की किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है आपके कॉस्टिंग में, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द वेस्टेज. व्हाट इज वेस्ट? वेस्टेज इट represent the portion of the basic raw material which has been lost in the manufacturing process and which has no recoverable value. For example, gas, dust, smoke loss on account of shrinkage of material etc. तो आपका जो रॉ मटेरियल का जो पोर्शन है वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं. ये आपका रिकवरेबल नहीं होता है, रीसेल नहीं होता है, इसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं. ये गैस में और डस्टर में हो सकता है, स्मोक में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है. तो कहने का मतलब वेस्ट एक तरह से फुल वेस्ट है. ये रॉ मटेरियल का पोर्शन होता है, ये ध्यान रखना. और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान होता है ये लॉस, ये ध्यान रखना. और इसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं. अब इसको हम वेस्ट होने से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वेस्ट कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको एक वेस्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है कि कितने मटेरियल पे कितना वेस्ट हो रहा है, किस तरह से वेस्ट हो रहा है और कौन कौन सी प्रोसेस के दौरान वेस्ट हो रहा है. फिर उसको हम ध्यान में रखकर एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं. फिर उसको एक्चुअल वेस्ट से कंपेयर करके और कहाँ वेरिएंस आ रहे हैं उस वेरिएंस का पता लगा के हम उसको सोल्व आउट कर सकते हैं. तो ये कंट्रोल ऑफ वेस्ट हो गया. इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग लेस जो है वेस्ट, तो दो प्रकार से होगा, एक नॉर्मल और अब नॉर्मल वेस्ट. नॉर्मल लॉस वो होता है जो आपके नॉर्मल लिमिट के अंदर होता है. कहने का मतलब आपने जो नॉर्मल जो डेफिनेटली होगा ही होगा. नॉर्मल इतना इससे ज़्यादा नॉर्म हो नहीं सकता कि जितना भी आप मटेरियल परचेज करो तो उसमें कुछ पोर्शन आपका वेस्ट होगा, उसे हम कहते हैं नॉर्मल वेस्ट. और इसका हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ये करते हैं कि आपका पर यूनिट इंक्रीज कर देते हैं. जैसे 100 यूनिट में से 100 यूनिट आपने परचेज कर दी 600 रुपये में, उसमें से अगर आपकी 10 यूनिट वेस्ट हो गई है, नॉर्मल यूनिट के 100% 100 में से 10 यूनिट तो वेस्ट होगी. तो 10 यूनिट वेस्ट हो गई है तो अब आपका जो कितने बचे? 90 यूनिट्स बचे. तो 90 यूनिट्स की परचेज प्राइस क्या रखोगे आप? 600 यूनिट रखोगे. इससे क्या होगा? आपकी पर प्राइस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो नॉर्मल वेस्ट के हम क्या करते हैं? पर प्राइस में इंक्रीज कर लेते हैं. अब वेस्ट क्या हो गया? एबनॉर्मल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो सडनली होता है, जिसका आपका नॉर्मल पता नहीं होता है. और इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से. कॉस्टिंग P&L अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. और ये आपके वेस्ट रिपोर्ट दी हुई है, जैसे डिपार्टमेंट कौन सी डिपार्टमेंट है, कॉस्ट सेंटर क्या है, प्रोसेस जॉब नंबर कौन सा है और कितने वेट का वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज वेस्ट हो रहा है, नॉर्मल कितना होता है. तो इस तरह हम स्टैंडर्ड तैयार करके नॉर्मल वेस्टेज का पता लगा के फिर उन दोनों के बीच वेरिएंस का पता लगा के हम वेरिएंस को सोल्व आउट कर सकते हैं और वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है. वेस्टेज कौन होता है? बेसिक पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज़ नॉट रिकवरेबल, ये ध्यान रखना. इसके बाद स्क्रैप. स्क्रैप क्या है? ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है. बस ये ध्यान रखना वेस्ट और स्क्रैप दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान होते हैं. वेस्ट आपका रिकवरेबल नहीं होता है, जबकि स्क्रैप आपका रिकवरेबल होता है. और ये स्मॉल अमाउंट होती है और इसकी वैल्यू भी क्या होती है? लो होती है. इसको हम विदाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
उसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं और उससे कुछ वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमेशा इसकी अमाउंट स्मॉल होती है और वैल्यू लॉस होती है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो स्क्रैप कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा। फिर उसको फिक्सेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्क्रैप, इसका जो डिपार्टमेंट वाइज स्क्रैप को रिस्पॉन्सिबली डिसाइड करना होगा। एंड उसके बाद कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ स्क्रैप एंड पीरियडिकली रिपोर्टिंग हेल्पिंग कंट्रोल ऑफ स्क्रैप, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा। और जब पीरियड वाइज जब स्क्रैप का रिकॉर्ड रखोगे तो आपको इसको ओरिजिनल जो स्क्रैप हो रहा है उससे कंपेयर करने में आपको आसानी होगी और कंट्रोल करने में भी आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्क्रैप का, तो सेल्स वैल्यू ऑफ स्क्रैप credited to P&L account. If sales value is credited to P&L account as other income, the cost of output is inclusive of scrap cost. This method of accounting treatment is adopted when the value is neglect. जब आपकी स्क्रैप वैल्यू जो आपने सेल्स वैल्यू करी स्क्रैप की वो नेगलेक्ट की जाती है, जब देन क्या करते हो आप उसकी सेल्स वैल्यू को P&L अकाउंट में एज ए इनकम क्रेडिट कर देते हो। सेकंड, sales value credited to overhead or material cost. The sales value is reduced with selling cost of scrap and the net sales value is deducted from factory overhead or from material cost. This method is adopted when several jobs are done simultaneously and it is not possible to segregate the scrap job wide. जब आपको सेलिंग कॉस्ट रिड्यूस करते हो, नेट सेल्स वैल्यू निकालते हो। नेट सेल्स वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल सेल्स फ्रॉम द स्क्रैप वैल्यू माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या ओवरहेड, जब माइनस कर देते हो टोटल स्क्रैप सेल्स वैल्यू ऑफ स्क्रैप से, उसको आप क्या क्रेडिट कर उसको आप फैक्ट्री ओवरहेड में एज ए मटेरियल कॉस्ट डिडक्ट कर देते हो। तो ये मेथड कब अडॉप्ट की जाती है, जब आपको several jobs are done simultaneously and it is not possible to segregate the scrap of job wise. जब आप जॉब वाइज स्क्रैप को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में आपको पॉसिबल नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है और जो जॉब है वो सिमिल्टेनियसली वो क्या अडोप्ट की जा रही है, देन दिस मेथड वी अडोप्टेड। एंड नेक्स्ट, credit the sales value to the job or process in which scrap arise. The sales value of scrap is credited to the job or process from which the scrap has arisen. This method is allowed when identification of scrap with specific job or process is. जब स्क्रैप और जॉब को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो तब आप क्या करते हो, क्रेडिट सेल्स वैल्यू को जॉब प्रोसेस में, हर जिस जॉब और प्रोसेस का वो स्क्रैप की सेल्स वैल्यू है वहाँ उसको क्या क्रेडिट कर देते हो और स्क्रैप अराइज कर देते हो। तो तीन तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। एक, जब आप सेल्स के स्क्रैप वैल्यू नेगलेक्ट करते हो तो इसको P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो एज ए इनकम। जब आप इसको आइडेंटिफाई, स्क्रैप वैल्यू को तो आइडेंटिफाई कर लेते हो लेकिन वो कौन सी जॉब की है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, पॉसिबल नहीं होता है, देन आप क्या करते हो, उसको ओवरहेड में से माइनस कर देते हो, नेट सेल्स वैल्यू निकाल लेते हो। और लेकिन आप जब उसको जॉब वाइज स्क्रैप को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको क्या करना होता है कि पर जॉब जिस प्रोसेस में स्क्रैप हो रहा है वहाँ उसकी सेल्स वैल्यू को आप क्रेडिट कर देते हो जॉब अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट में। ये हो गया स्क्रैप। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पॉइल। स्पॉइल क्या होता है, तो स्पॉइल अकर्स when goods are damaged beyond rectification. Spoil is disposed of without further processing. Spoil cost is the cost up to the point of rejection less sales value. The method of sales of spoilage depend on the extent of spoilage. Some of the spoilage is sold as second if the extent of damage is less. Rest may be sold as scrap or treated as waste. स्पॉइल क्या होता है, स्पॉइल जब व्हेन गुड्स आर डैमेज्ड, जब आपका गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो डैमेज हो जाता है और उसको रेक्टिफाई आप नहीं कर पाते हो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। देन क्या होता है, स्पॉइल कॉस्ट इज द कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन लेस सेल्स वैल्यू। तो जहाँ पे आपका गुड्स रिजेक्शन किया जाता है उसको किस में से लेस कर देते हो, सेल्स वैल्यू में से
लेस कर देते हो, जिससे क्या हो जाता है आपकी स्पॉइलेज कॉस्ट होती है वो कॉस्ट अप हो जाती है। अब स्पॉइल को कैसे कंट्रोल करोगे? स्पॉइल इज कंट्रोल थ्रू प्रॉपर रिपोर्टिंग अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्पॉइलेज। स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड as a percentage on production. Actual spoil is compared with standard and variance is recorded. If the actual spoil is more than the standard, suitable action is suggested to control it. वही बात, सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स करो, उसको एक्चुअल से कंपेयर करो, देन वी फाइंड आउट द वेरिएंस। उन दोनों के बीच वेरिएंस का पता लगा के अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, मोर देन है, तो सही एक्शन लिया जाए स्पॉइल के अगेंस्ट में। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 तरह से किया जाता है: नॉर्मल स्पॉइल, एबनॉर्मल स्पॉइल एंड सैल्वेज। नॉर्मल क्या होगा? इट इज़ द स्पॉइल विच इनहेरेंट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस एंड देयरफॉर अनकंट्रोलेबल इन द शॉर्ट रन। द कॉस्ट ऑफ सच स्पॉइल विल बी बोर्न बाय गुड यूनिट्स। तो वही बात है जैसे हमने वेस्ट में किया था, जो नॉर्मल होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता, डेफिनेटली फिक्स है कि वो स्पॉइल हो गई, तब आप क्या करते हो, उसकी यूनिट्स की प्राइस अप कर देते हो, पर प्राइस ऐड कर देते हो। अब नॉर्मल क्या होता है? अब नॉर्मल सडनली होता है, इसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट रन में ये कंट्रोलेबल भी होता है, तो इसको आप कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज कर देते हो। अब नॉर्मल की हम शॉर्ट रन की बात करें, अगर लॉन्ग रन होगा तब ये अनकंट्रोलेबल होगा, ये ध्यान रखना। सल्वेज क्या होगा? रिट्रीव किया जाता है स्पॉइल में से, और इसकी वैल्यू है आपको इट वैल्यू में बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट टू विच ए चार्ज फॉर स्पॉइल इज मेड। और जहाँ जिस प्रोसेस है जॉब में स्पॉइल हो रहा है वहाँ उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डिफेक्टिव। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी रेक्टिफाइड एंड मेड इनटू गुड यूनिट्स विथ एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, हम ध्यान रखना, एक तो वेस्ट और स्क्रैप सेम था, दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हो रहे थे, बस वेस्ट रिकवरेबल नहीं था और आपका स्क्रैप रिकवरेबल था। और स्पॉइल और डिफेक्टिव में क्या डिफरेंस है? स्पॉइल और डिफेक्टिव में ये है कि ये दोनों प्रोडक्शन यूनिट्स है। स्क्रैप जो आपका स्पॉइल है, स्पॉइल और डिफेक्टिव दोनों प्रोडक्शन यूनिट है। आपका जो स्पॉइल है वो फर्दर प्रोसेसिंग या कुछ एडिशनल कॉस्ट को बोन करने के बाद भी उसे हम सेल आउट नहीं कर सकते हैं, जबकि आपका डिफेक्टिव को हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग के दौरान या कुछ एडिशनल कॉस्ट ऐड करके हम उसको सेल आउट कर सकते हो और कुछ अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। ये होता है डिफेक्टिव, और ये डिफरेंस था डिफेक्टिव और स्पॉइल में। नाउ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ डिफेक्टिव। व्हेन ए वर्क ऑन इंस्पेक्शंस इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द इंस्पेक्टर मेक आउट ए डिफेक्टिव वर्क रिपोर्ट। The cost of rectification is estimated and a decision is taken whether to see that defective work remain within the standard limit। वह डिफेक्टिव वर्क रिपोर्ट बनानी है आपको, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच फाइंड आउट करना है वेरिएंस, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट: नॉर्मल डिफेक्टिव एंड एबनॉर्मल डिफेक्टिव। वी टॉक अबाउट द नॉर्मल डिफेक्टिव। If it is normal being inherent with the production, it is identified with specific job. The cost of rectification is charged to specific job. If the cost is not traced with a job, the cost of rectification is treated as factory overhead। स्क्रैप वाली बात, अगर आप जॉब वाइज आइडेंटिफाई कर लेते हो देन इसको पर स्पेसिफिक जॉब में क्रेडिट कर दो। अगर आप इसको जॉब वाइज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो एज ए फैक्ट्री ओवरहेड इसको ट्रीट करो। अबनॉर्मल डिफेक्टिव क्या होता है? अबनॉर्मल डिफेक्टिव को आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब हम ऑल ओवर बात करें तो मटेरियल का जो वेस्टेज होता है दो ही तरह के, एक तो अब नॉर्मल वेस्टेज एंड अबनॉर्मल वेस्टेज। तो वैसे तो मैनी रीजन्स होते हैं, बट नॉर्मल और वेस्टेज अबनॉर्मल वेस्टेज में पूरा ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मल वेस्ट? इफ द वेस्ट इज नेचुरल एंड इज इन ड्यू कोर्स इट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नेचुरल होता है और नॉर्मल होगा ही होगा, तो इसे हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। और ये प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है और इसको प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। तो इसके दो होते हैं, एक तो एज्यूम इज ओवरहेड और बाय इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। या तो हम इसको ओवरहेड मान सकते हैं, ओवरहेड एज ए ओवरहेड ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम इसको पर यूनिट प्राइस इंक्रीज करके ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा अबनॉर्मल वेस्टेज। अबनॉर्मल के अनयूजुअल रीजन से होता है, जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, इसको हम कह सकते हैं अबनॉर्मल वेस्टेज।
और इसको प्रोडक्शन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता और नहीं आइटम ऑफ प्रोडक्शन में इसको इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसको P&L अकाउंट में रिटर्न ऑफ या P&L अकाउंट में लिख लिया जाता है। तो हमने मटेरियल लॉस की बात करी, डिफरेंट लॉस की बात करी, वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइल और डिफेक्टिव। वेस्टेज और स्क्रैप दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान होता है। वेस्टेज आपका रॉ मटेरियल का पार्ट होता है और रिकवरेबल नहीं होता है, जबकि आपका स्क्रैप रिकवरेबल होता है। स्पॉइल और डिफेक्टिव दोनों प्रोडक्शन यूनिट होती है। स्पॉइल आपका फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट या एडिशनल कॉस्ट ऐड करने के बाद भी आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते हो, जबकि डिफेक्टिव यूनिट में कुछ ऐड लेस करके आप इसको फर्स्ट या सेकंड टाइम इसको आप सेल कर सकते हो। कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच कंपेयर करके जो उसके दो वेरिएंस का पता लगा के अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ रहा है लॉस, देन उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान रखना, एज ए नॉर्मल में आप एज ए ओवरहेड कर सकते हो और अब नॉर्मल में आप P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। नॉर्मल वेस्टेज में आप पर यूनिट भी इंक्रीज कर सकते हो। थैंक यू।